आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि आपको एक किसी बिजनेसमैन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है जिसका नेट प्रॉफिट आ रहा है 40,200। अब ये बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मैं 3 तरह का बिजनेस करता हूँ। एक है ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और रिपेयर। तो ये जानना चाहता है कि मेरे टोटल बिजनेस का प्रॉफिट तो जो है वो आ रहा है 40,200। मुझे एक्स, वाई और जेड का अलग अलग प्रॉफिट चाहिए कि मुझे एक्स ने कितना कमा के दिया, वाई ने कितना कमा के दिया और जेड ने मुझे कितना कमा के दिया। ये वो देखना चाहता है। इस चैप्टर का थीम फिर ये हुआ कि हमें एक बिजनेसमैन 2 या 3 या 4 तरह का बिजनेस करता है, 4 टाइप का बिजनेस करता है, पर उसके रिकॉर्ड्स जो है सेम है और हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग टेक्निक लगा के उसका डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट निकाल के देना है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा कि कैसे हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे। और हम इसने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रखा, हम ट्रेडिंग अलग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाएंगे। तो नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये फॉलो करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें, कामों को हमने कैसे करना है। जैसे ये बता रहे हैं, ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर हैव बीन सोल्ड इन शोरूम। कहता है हमारा एक तो शोरूम है जहां हम ट्रांजिस्टर भी बेचते हैं मतलब एक्स और टेप रिकॉर्डर मतलब वाई। एक बिजनेस ट्रांजिस्टर बेचने का है, एक बिजनेस टेप रिकॉर्डर बेचने का है और ये हम शोरूम में बेचते हैं। और हमारी रिपेयर है, एक रिपेयर मतलब जेड विभाग, इसके लिए फैक्ट्री है। तो एक शोरूम है जिसमें 2 विभाग चलते हैं, 2 डिपार्टमेंट चलते हैं, एक्स और वाई। एक फैक्ट्री है जहां जेड डिपार्टमेंट चलता है। कुछ बताया गया है, अपॉर्शनमेंट मतलब बांटना है। सैलरी एंड वेजिज जो आपकी है ना, सैलरी एंड वेजिज के जो खर्चे हैं उनको शोरूम में तो 3/4 हिस्सा डालना है, जैसा बताएगा वैसे ही करना पड़ता है, और फैक्ट्री को 1/4 देना है। और सैलरी एंड वेजेस को आगे शोरूम में आगे 2 चलते हैं तो 1-2 की रेशो में बांटना है। तो कुल मिला के मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट जल्दी से मेरे साथ अभी आपने पढ़ा भी है और आपको समझ भी आ जाए कि सैलरी एंड वेजेस वो कहते हैं कि शोरूम में कितने डालने हैं। ये काम हम पहले कर लें। सैलरी एंड वेजेस शोरूम में और फैक्ट्री में। फैक्ट्री शोरूम मतलब एक्स एंड वाई और फैक्ट्री मतलब जेड। तो इन्होंने बताया सैलरी एंड वेजेस हम ऊपर देख लेते हैं। सैलरी एंड वेजेस है 48,000। ये कहते हैं 48,000 का 3/4 तो आप शोरूम को दे दो और बाकी 48,000 का 1/4 आप फैक्ट्री को दे दो। मैं कैलकुलेटर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 48,000 का 3/4 हिस्सा जो है वो है 36,000 है, वो इसको दे दो और 12,000 जो है ना फैक्ट्री को दे दो। ये तो जेड को चला जाएगा। इसमें आगे और 2 डिपार्टमेंट हैं, एक्स एंड वाई। तो बताया गया है 1:2 का इस्तेमाल करें। 1:2 में इसको बांटते हैं। 36,000 को 1:2 में बांटते हैं तो 12,000 इसमें चला जाएगा और 24,000 इसमें चला जाएगा। जब ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको वापस से याद कराऊंगा। उसके बाद रेंट के लिए बताया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इतने सारे वर्किंग नोट बनाए, हर चीज़ का वर्किंग नोट हम बना ही रहे हैं और हम आगे चलते हैं। पहले हल्का सा काम कर लें। जैसे कि हमें ये बताया हुआ है कि किस चीज़ को किस में बांटना है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तीनों का अलग अलग। मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट तक के खर्चे हमें बताए होते हैं अलग अलग, एक्स का कितना, वाई का कितना, जेड का कितना। तो आज इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है
तो इसको परचेज से स्टार्ट कर रहे थे, मुझे लगा कि आपको बता दूं अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो यहाँ लिखना रह पाएगा। तो परचेजेज में एक्स की है 1,60,000, वाई की है 1,25,000 और जेड की परचेज है 80,000। ठीक है, ये परचेज हो गया। बाकी खर्चे सैलरी रेंट ये आगे के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं तो आगे लिखेंगे। बाय सेल्स हमें अलग अलग बता रखी है। एक्स की सेल है 1,75,000, वाई की सेल है 1,40,000 और जेड की सेल है 35,000। इनके हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक्स का है 60,100, वाई का है 20,300 और जेड का है 44,600। तो मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है। मुझे लगा कि अब ट्रेडिंग अकाउंट का और कोई भी खर्चा नहीं बचा है, तो चुपके से मैं फटाफट इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेता हूँ। इस साइड का टोटल आ गया 2,35,100, 2,35,100। इसका टोटल आ गया 1,60,300, इसका टोटल आ गया 80,000। तो खर्चे माइनस करने के बाद हमें यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हम जल्दी ही देखते हैं कितना आ जाएगा। 235,100 में से 160 माइनस किया तो 75,100 आ गया। उसके बाद अगर देखें तो इस 1,60,300 में से माइनस करें 125 तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रह गया 35,300 और ये आ गया। और एक मेरे से गलती हुई है कि मैंने कैलकुलेशंस क्योंकि पहले करके रख लेता हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैंने आपको क्लाइमैक्स से थोड़ा चूक गए हैं, गलती नहीं कह सकते उसको। कि इसकी क्या है, ये साइड हैवी है, ये 80 है, वो 80 से कम है, लिख दिया पहले, कोई बात नहीं। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, तो इसका ग्रॉस लॉस आ गया, पहले से ही हमें पता चल गया कि इसका ग्रॉस लॉस आ गया 400 रुपये का नुकसान ग्रॉस प्रॉफिट में। तो जेड थोड़ा नुकसान में चल रहा है। तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यहाँ ब्रॉड डाउन कर देते हैं हम 75,100 और आगे 20 कितना आया था इसका ग्रॉस प्रॉफिट 35,300 इसका तो ग्रॉस प्रॉफिट आया ही नहीं। एक का ग्रॉस लॉस आया है, वो यहाँ 400 रुपये स्टैंड करेगा। अब कुछ खर्चे ऐसे रह गए हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में ना दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। उनमें से पहला है सैलरी एंड वेजेस, जिसको हम बांट चुके हैं। सैलरी एंड वेजेस का ये डायग्राम बना के हम बांट चुके हैं। एक्स को देने हैं 12,000, ठीक है, और वाई को देने हैं हमने एक्स और वाई है ना, एक्स को 12, वाई को देने हमने 24,000 और जेड को हमने देने हैं 12,000। नेक्स्ट खर्चा है रेंट, हम यहां लिख देंगे रेंट। रेंट हमने लिख दिया, रेंट के बारे में एक लाइन लिखी हुई है। रेंट ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं, रेंट अच्छा लगता है। रेंट हमें टोटल बता रखा है 10,800 और आगे कुछ लाइन लिखी हुई है। रेंट ऑफ द फैक्ट्री इज 500 पर मंथ। रेंट ऑफ द फैक्ट्री मतलब जेड डिपार्टमेंट का रेंट है 500 पर मंथ, तो ये तो हो गया जी 6,000। तो बाकी रह गया शोरूम का रेंट। उल्टा चलते रहे हैं, पहले फैक्ट्री का बता दिया, अब शोरूम का बता रहे हैं। ये एक्स एंड वाई दोनों का रह जाएगा पहले की तरह। 10,800 में से 6,000 जाएंगे तो 4,800 रह जाएंगे। अभी हमें एक्स और वाई के बारे में इनसे पूछना है, भैया क्या करें। ये कह रहा है रेंट ऑफ द शोरूम इज अपॉर्चुनेटेड इक्वली। रेंट ऑफ द शोरूम अपॉर्चुनेटेड एक्स एंड वाई इक्वली। इक्वली मतलब बराबर बराबर बांट दो, 2400। तो रेंट में इसको दूंगा 2400 और इसको दूंगा 6,000। हमें सब कुछ बता रखा होता है, वैसे ही करना होता है।
नेक्स्ट खर्चा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, SE लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल सामने है, सारा समझ आ रहा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000, लाइन पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि इनको सेल्स रेशियो में बांटना है। एक काम और लगना पड़ेगा हमें बनानी पड़ेगी सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कैसे बनेगी, ये आपको तीनों की सेल दे रखी है, 175 रेशो 140 रेशो 35,000। पहले तो इनके 3 जीरो काट देते हैं। आपको याद होगा, अपने बचपन याद आ जाएगा किसी का रेशो छोटा कैसे करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर नहीं रखी, और छोटा करते हैं। मुझे लगता है ये 35 पे कट रहा है। 175 डिवाइड 35, तो ये आ गया 5। 140 डिवाइडेड बाय 35 4। 5 और 1 के रेशियो में हमें एक्सपेंसेस बांटने पड़ेंगे x y z। खर्चे पूछ लेते हैं कितने, 11,000 11,000 का 5/10, 11,000 का 4/10, 11,000 का 1/10। मुझे स्पेस भी देखना पड़ता है, तो ये रिजल्ट आ जाएंगे 5,500। देखें कवर हो रहा है। 5,500, 4,400, 1,100, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5,500 4,400, 1,100। तो अब एक एक करके करेंगे, वो वाली गलती इस बार नहीं करेंगे। इसका टोटल है 75,100। यहाँ का भी टोटल आ गया 75,100। तो हम ये तीनों खर्चे माइनस किए, खर्चे हैं, फिर चेक कर लेते हैं। 12,000, 2,400, 5,500, तो इसका प्रॉफिट रह गया 55,200। नेक्स्ट में भी यही पड़ा है 35,300, ठीक है। और प्रॉफिट रह गया 35,300 और प्रॉफिट आ गया 4,500। ये लॉस वाली साइड है, लॉस इकट्ठा हो रहा है 19,500 बाय नेट लॉस। एक डिपार्टमेंट लॉस में पहले से ही चलने लग गया था, 19,500। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं। देखने में बहुत मजा आ रहा है कि इनका टोटल प्रॉफिट तो था 40,200, लेकिन जब हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग टेक्निक लगाई और तीनों के प्रॉफिट को सेपरेट किया, तो हमने पाया हमें x कमा के दे रहा है 55,200, y हमें कमा के दे रहा है 4,500, और जबकि z जो है ना वो लॉस में है 19,500 में, जो कि बड़ी चिंता की बात है। ये 19,500 है, एक बार फिर से लिख दिया है। तो z डिपार्टमेंट या तो बंद कर देना चाहिए, और या फिर अपने कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। 55,200 प्लस 4,500 माइनस 19,500, तो रह गया 40,200। तो बने रहें, नया चैप्टर शुरू किया है, आगे और बहुत पॉइंट आएंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में बाकी सब कुछ तो था, लेकिन स्टॉक रिजर्व का पॉइंट नहीं था। तो स्टॉक रिजर्व का पॉइंट ही पेपर में मेन आता है। तो स्टॉक रिजर्व के पॉइंट की थ्योरी भी बहुत आती है एग्जाम में। तो आप लोग इंतजार कीजिए, सेकंड वीडियो में स्टॉक रिजर्व के साथ लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।